आधार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आर्यन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं जानदार, शानदार, दमदार कौन बनेगा आईआईटीएन में। ऑल राइट, तो देवियों और सज्जनों, आप सभी आज मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। तो खेल को शुरू करने से पहले मैं आपको खेल के नियम समझा देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम है। खेल में आपको 42 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 5 पड़ावों से गुजरना होगा। पहले पड़ाव में आपको 33 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे पड़ाव में आपको 3 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरे पड़ाव में आपको 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे और चौथे पड़ाव में आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जिसके 3 क्वेश्चंस होंगे और पांचवा पड़ाव आपका एक मैट्रिक्स मैचिंग वाला क्वेश्चन होगा। पहले पड़ाव के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट, दूसरे पड़ाव के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, तीसरे पड़ाव के लिए भी आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलेंगे और चौथे और पांचवें पड़ाव के लिए आपको 5-5 मिनट मिलेंगे। इस खेल की खूबी यह है कि यहाँ पे कोई भी लाइफलाइन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि और अपनी जानकारी से सभी प्रश्नों को हल करें। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी गेम को क्विट नहीं कर सकते, आपको हर क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा आईआईटीएन। तो पहला पड़ाव सिंगल करेक्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, एंड योर ऑप्शंस आर A NH3, B NH2OH, C NH4 प्लस, D N2H4। तो 2.5 मिनट का समय है आपके पास। क्या लगता है किस ऑप्शन के ऊपर ताला लगाया जाए? बिल्कुल ध्यान से, एकदम एग्जाम वाली अप्रोच लगाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऑप्शन को लॉक कीजिए। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, अगेन ऑप्शन पढ़ देता हूं। A अमोनिया, B हाइड्रोक्सिल अमीन, C अमोनियम आयन या D हाइड्राजीन। एक मिनट का समय जा चुका है, आपके पास 1.5 मिनट बचा हुआ है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नीट में, मेंस में, एडवांस में काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन एनसीईआरटी में भी गिवन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। मतलब जो हमारे 11th क्लास के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। शुरुआत में थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको और टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, तो आपके जो पड़ाव होते जाएंगे वो और कठिन होते जाएंगे। आखिरी 30 सेकंड का समय। तो देवियों और सज्जनों, इसका सही उत्तर है A अमोनिया। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्रोफाइल है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं भाई? आफ्टर लूजिंग और गेनिंग 1H प्लस और 1OH माइनस, द सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कि अगर कोई एसिड है और अगर वो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखा सकता है, या तो H प्लस को लूज करके या फिर OH माइनस को गेन करके। तो एसिड जब अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, यानी कि जब H प्लस को या तो लूज करता है या फिर OH माइनस को गेन करता है, तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है H प्लस को लूज करने के बाद या फिर OH माइनस को गेन करने के बाद, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। जैसे कि हमारे पास HNO3 था, HNO3 अपना एसिडिक बिहेवियर H प्लस को लूज करके दिखाता है, तो H प्लस को लूज करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? नाइट्रेट आयन बचेगा। तो नाइट्रेट आयन को क्या बोलेंगे हम?
कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3। और क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग कोई भी स्पीशीज होगी तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो रिलेटिवली वीक होगा, और कोई भी अगर वीक स्पीशीज होगी तो उसका कॉन्जुगेट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। और एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा बेस होगा और बेस का कॉन्जुगेट हमेशा एसिड होगा। सिमिलरली बेस की बात करें तो बेस अपना बेसिक बिहेवियर दो तरीके शो कर सकता है, एक OH माइनस को लूज करके, दूसरा H प्लस को गेन करके। यहाँ पे वाटर आपका एक बेस की तरह काम करेगा, कैसे? H प्लस को गेन करके। तो वाटर एक बेस की तरह काम कर रहा है, तो H प्लस को गेन करने के बाद जो स्पीसीज बनी वो क्या कहलाएगी? H3O प्लस। और वाटर बेस की तरह काम कर रहा था तो H3O प्लस क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया, किसका? वाटर का। ठीक। और वाटर एक वीक बेस है, तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, तो H3O प्लस को हम क्या बोल देंगे? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली जैसे कि हमने बात करी कि तो HNO3 और नाइट्रेट आयन क्या हो गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। H2O H3O प्लस क्या हो गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। H3BO3 बोरिक एसिड है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है? OH माइनस को गेन करके शो करता है। तो OH माइनस को गेन कर लेगा तो अपना कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया एक वीक बेस है और अपना बेसिक बिहेवियर H प्लस को गेन करके शो करता है। तो जब H प्लस गेन कर लेगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा। तो अमोनिया और अमोनियम आयन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। अगेन वाटर अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है? H प्लस को लूज करके। तो वाटर जब H प्लस को लूज कर देगा तो वो OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर और OH माइनस भी क्या हो गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हो गए। याद रखने की ये बात है कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा तो वो या तो एक H प्लस या फिर एक OH माइनस से डिफर करेगा। अब यहाँ पे किसका हमें बताना था? NH2 माइनस का हमें क्या बताना था? कॉन्जुगेट एसिड बताना था। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बताना है, मतलब NH2 माइनस एक बेस है, और NH2 माइनस अपना बेसिक बिहेवियर कैसे शो कर सकता है भाई? या तो H प्लस को गेन करेगा या फिर OH माइनस को लूज करेगा। OH माइनस इसके पास है नहीं तो लूज नहीं कर सकता, तो H प्लस को गेन करके ही अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगा। जब H प्लस को गेन करेगा तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि NH3 क्या है? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया NH3, यानी कि ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आर, पहला HPO32 माइनस, दूसरा OH माइनस, तीसरा H2PO4 माइनस, चौथा HCO3 माइनस। पहला ऑप्शन है आपका 1, 3 एंड 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 एंड 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 एंड 4, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हैं? पहला ऑप्शन HPO32 माइनस, दूसरा ऑप्शन OH माइनस, तीसरा ऑप्शन H2PO4 माइनस, चौथा ऑप्शन HCO3 माइनस। और आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगेन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज NCERT में गिवन है, बेसिक है, फंडामेंटल है, नीट में, जेई मेंस में बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन ये है। एक मिनट हो गया आपके पास, 1.5 मिनट का समय बचा है। आप अच्छे से सोचिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बतानी है, नाम से ब्रेक करने की कोशिश कीजिए कि एम्फीप्रोटिक स्पीशीज कौन सी होंगी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप नाम से ब्रेक कर सकते हैं और हर ऑप्शन को सेपरेट एनालिसिस करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक IITian बनने के लिए यही चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको क्वेश्चन को एकदम वर्ड बाय वर्ड डिसेक्ट करना होता है और आपको फिर फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है।
आखिरी 30 सेकेंड है आपके पास। जल्दी से आप अपना आंसर फाइनल कीजिए और फिर किसी एक ऑप्शन पे ताला लगाइए। चलिए देवियों सज्जनों, आपका समय समाप्त होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसका क्या आंसर लगाते हैं, इसका आंसर डी मार्क करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन पे ताला लगाते हैं, जो कि मान्यवर ये गलत उत्तर हो जाता है। लेकिन सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं कि ये उत्तर सही कैसे है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ क्या होती है। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि H+ को डोनेट भी कर सकते हैं और H+ को गेन भी कर सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो कि डोनेट करते हैं H+ को, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, जो कि गेन करते हैं H+ को। यानी कि अल्टीमेटली एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को ही दूसरी तरीके से पूछने का एक तरीका है। पहला ऑप्शन था आपके पास HPO3 2-। अब HPO3 2- की अगर हम बात करें तो H3PO3 हम लोगों को पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। H3PO3 का हमारा स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O और 2 OH और AH। कोई भी आपका ऑक्सी एसिड अगर फॉस्फोरस का हो तो P डबल बॉन्ड O और एक OH तो कॉमन होता है, बाकी आपको एडजस्ट करने होते हैं उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी वैलेंसी, फॉस्फोरस की वैलेंसी जनरली ऑक्सी एसिड्स में 5 ही रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 2 माइनस है, यानी कि 2 H+ निकल चुके हैं। तो 2 H+ निकल चुके हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ही H+ आपका डोनेट करा जा सकता है। आप डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ H को आप डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो एक तरीके से वो पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड वाला जो आप H+ है, यानी कि सिंपली इतना ध्यान रखिए ऑक्सीजन से जुड़ा H जो H है, यानी कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जो इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा H होता है वही अपना H+ को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि O से जुड़ा H ही डोनेट कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर को देखना है, ठीक है। तो ये H है तो सही, लेकिन आप इसको डोनेट नहीं कर सकते। तो HPO3 2- का तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है इसलिए आप इसे डोनेट नहीं कर सकते। क्या आप गेन ऑफ H+ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 2 यहाँ पे H+ को गेन कर सकते हैं, ठीक है। HPO3 2- में गेन ऑफ H+ तो कर सकते हैं, लेकिन H होने के बावजूद आप उसको डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉस्फोरस से जुड़ा H है, ना कि ऑक्सीजन से जुड़ा H, ठीक बात। तो ये तो आपका एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन था आपका OH-। अब OH- का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल है, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा H और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, साथ में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब H+ तो आसानी से गेन कर सकता है, OH- में H+ गेन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन क्या OH- डोनेट कर सकता है H+? नहीं कर सकता भाई, हाइड्रोजन तो है, ठीक है। फिर डोनेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस पे भाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये H+ को अपने पास रखेगा भाई, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, H+ को अपने पास रखेगा। जब H+ जा रहा होगा तो उसको जाने ही नहीं देगा, H+ को अपने पास रखेगा, इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, तो ये पॉजिटिव को और जाने नहीं देगा, अपने ऊपर 2 नेगेटिव आने नहीं देगा ऑक्सीजन, क्योंकि 2 नेगेटिव आ जाएगा तो ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, इसलिए OH- H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से। ऑक्साइड आयन बनता है, लेकिन आप जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे और जब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की बात करेंगे तो आप OH- से H+ ऐसे नहीं निकाल सकते। ऑब्वियस सी बात है, OH- कोई एसिड थोड़ी है जो कि H+ दे देगा, बेसिक सी बात है। OH- कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है बाय गेनिंग H+, ना कि डोनेट करता है H+ को, बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो OH- H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन गेन ऑफ H+ कर लेगा, तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज तो नहीं हुआ है। अब आता है थर्ड ऑप्शन, जो कि है H2PO4-। तो H3PO4 हमें पता है कि फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और 3 OH होते हैं, तो वो क्या होता है आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है। अब H2PO4- है, यानी कि एक H+ डोनेट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा एक H डोनेट हो गया।
ठीक है, अब ये हमारे पास स्पीशीज बची है, तो क्या ये कोई गेन ऑफ H प्लस कर सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक H प्लस आके जुड़ सकता है और अल्टीमेटली H3PO4 अगेन आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है वो दोबारा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब H2PO4 नेगेटिव क्या डोनेट कर सकता है H प्लस? बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा H है तो ये H डोनेट कर सकता है। ऊपर क्या था? ऑक्सीजन से जुड़ा H नहीं था, इसलिए HPO32 नेगेटिव वो डोनेट नहीं कर पा रहा था H प्लस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा H है तो वो डोनेट हो जाएगा आसानी से। ठीक बात है। और H2PO4 नेगेटिव अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर देगा, यानी कि गेन ऑफ H प्लस भी पॉसिबल है और डोनेशन ऑफ H प्लस भी पॉसिबल है, तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। इसके अलावा हमारा चौथा ऑप्शन है बाइकार्बोनेट आयन HC3O नेगेटिव। तो HCO3 नेगेटिव जो है हमारा, ठीक है, HC3O नेगेटिव नहीं, सॉरी, HCO3 नेगेटिव जो है हमारा बेसिकली किससे बना है? H2CO3 से बना है। H2CO3 क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O और 2 OH लगे होते हैं उससे, ये क्या होता है हमारा H2CO3 होता है। HCO3 नेगेटिव बना है H2CO3 से, तो एक H प्लस डोनेट हुआ होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा H एक डोनेट हो गया, तो यहाँ पे O नेगेटिव बचा। ठीक है, कोई भी एक ऑक्सीजन से जुड़ा H आपका डोनेट हो सकता है, दोनों एक जैसे से ही थे, तो कोई भी एक डोनेट हो गया। अब बचा HCO3 नेगेटिव, तो क्या गेन ऑफ H प्लस कर सकता है? बिल्कुल, जो H प्लस डोनेट हुआ है वही H प्लस गेन हो जाएगा और H2CO3 दोबारा बन जाएगा। और क्या डोनेट हो सकता है कोई H प्लस? बिल्कुल, ऑक्सीजन से जुड़ा H है तो ये डोनेट आसानी से हो सकता है, यानी कि HCO3 नेगेटिव गेन ऑफ H प्लस भी कर सकता है और डोनेशन ऑफ H प्लस भी कर सकता है, यानी कि अगेन एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। इसका मतलब अगेन ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। तो HCO3 नेगेटिव और H2PO4 नेगेटिव यानी कि C और D आपकी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हैं, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। तो आपका आंसर, सही उत्तर इस प्रश्न का मान्यवर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देवी और सज्जनों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। pH of an aqueous solution of NaCl at 85 degrees Celsius should be option A 7, option B greater than 7, option C less than 7 या option D 0। एक्वस सोल्यूशन जो होगा NaCl का 85 डिग्री सेल्सियस पे उसका pH क्या होगा? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 7 से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन 7 से कम या चौथा ऑप्शन 0। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम, वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैली करेंगे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो आपको PYQ में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एज इट इज़, नहीं तो इनके जैसे मिलते जुलते इन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे और यही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग गलत कर देते हो, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक मिनट का समय हो चुका है, आपके पास 1.5 मिनट बचा है। आपको बताना है कि एक्वस सोल्यूशन है आपके पास NaCl का, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे Q के बाद U आएगा। एक्वस सोल्यूशन है NaCl का 85 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस सोल्यूशन का pH क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 7, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 7, चौथा ऑप्शन है 0। जल्दी से आप फाइनल उत्तर दीजिए और किसी एक ऑप्शन पे ताला लगाइए। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर सी ऑप्शन पे आपने ताल लगाया होगा तो बहुत ही
प्रसन्न होने की बात है, ये आपका सही उत्तर है। तो देखते हैं कैसे होगा। हमें पता होना चाहिए कि पीएच स्केल जो भी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन के लिए, एक्वस सोल्यूशन के लिए जो भी पीएच स्केल होता है वो कैसा होता है। आपका पीएच स्केल हमेशा 0 से लेके पीकेडब्ल्यू तक आपका रेंज में होता है, और जो न्यूट्रल पीएच होती है वो आपकी होती है pKw/2। और इससे 0 से pKw/2 तक जो पीएच होती है, इस पीएच के सोल्यूशन को आप एसिडिक सोल्यूशन कहते हो, और pKw/2 से pKw pH का जो भी सोल्यूशन होता है, ऐसे सोल्यूशन को आप बेसिक सोल्यूशन कहते हो। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमें बात पता है कि 7 क्या होती है आपकी न्यूट्रल पीएच होती है, क्योंकि आपका pKw की वैल्यू क्या होती है 14 होती है। तो pKw जब 14 होगा तो pH इक्वल टू 7 आपकी न्यूट्रल pH होगी, और 0 से 7 अगर pH है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, 7 से 14 pH है तो आपका बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें चीज़ें याद हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे पीएच स्केल वेरी करेगा। तो हमें पता है कि वाटर हमारा जो है लिक्विड, ये अगर ये आयनाइज होगा तो हमारा H+ और OH- एक्वस में आयनाइज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आयनाइजेशन में आपको क्या बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसकी डेल्टा H जो होगी एंथैल्पी होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। ठीक, और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, तो आपकी जो डेल्टा H होगी यानी कि एंथैल्पी होगी ये आपकी नेगेटिव होगी, नेट एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है फॉरवर्ड वाली है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर होगा और हमारी रिएक्शन कैसे जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H+ और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि KW इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। तो अगर H+ की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, OH- की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब KW बढ़ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि pKw आपका क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pH आपका कम हो जाएगा, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pOH आपका कम हो जाएगा, और KW की वैल्यू बढ़ रही है तो pKw भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सेम अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका रिवर्स आपका फिनोमिनन आपका होगा इसमें। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब KW की वैल्यू बढ़ेगी। और क्योंकि pH यानी कि p वैल्यू जो भी होती है आपकी -log⁻10 ऑफ समथिंग होती है, यानी कि pH है -log⁻10 ऑफ H+, तो H+ बढ़ाने पे आपकी pH कम होगी, सिमिलरली OH- बढ़ाने पे pOH कम होगी, KW बढ़ाने पे pKW की वैल्यू कम होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pKW की वैल्यू कम होगी, और ये बात आपकी AIPMT में पूछी भी गई है, एज इट इज पूछी गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच स्केल छोटा हो जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल कहाँ से होता है 0 से लेके pKw तक, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे pKw की वैल्यू घट रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच स्केल छोटा हो रहा है, और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा, पर नेचर ऑफ सोल्यूशन नहीं बदलेगा। यानी कि अगर आप ठंडा पानी लो या गर्म पानी लो तो भाई वो तो न्यूट्रल ही रहेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं कि आपका गर्म पानी अगर ले लिया तो पीएच स्केल छोटा हो जाएगा तो पानी एसिडिक हो जाएगा, या अगर ठंडा पानी ले लिया तो पीएच स्केल बढ़ जाएगा यानी कि पानी बेसिक हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, पानी तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। तो बस पीएच स्केल छोटा हो गया, पीएच वैल्यू बदल जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर 25 डिग्री पे आपकी पीएच 7 था पानी का, तो अगर 90 डिग्री सेल्सियस अगर हम कर दें तो पानी का पीएच अगर 6 हो जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि पानी एसिडिक हो जाएगा, पानी अभी भी न्यूट्रल है, बस पी वैल्यू बदल गई है, पीएच बदल गया है पानी का, बिकॉज हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब 90 डिग्री सेल्सियस पे जो मैंने बात बोली कि KW की वैल्यू क्या हो जाती है 10 की पावर -12 हो जाती है, यानी कि pKw की वैल्यू 12 हो जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw की वैल्यू 14 थी, 90 डिग्री सेल्सियस पे pKw 12 हो गया। तो pH जो स्केल है वो 0 से लेके अब कहाँ तक वेरी करेगा 12 तक वेरी करेगा। न्यूट्रल pH क्या हो जाएगा pKw/2, यानी कि 12/2 यानी कि 6 जो pH होगा वो आपका न्यूट्रल pH होगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा अगर 7 था न्यूट्रल pH तो अब 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा pH
6 क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पीएच कराएगा, यानी कि वाटर का पीएच 90 डिग्री सेल्सियस पे 6 होगा, ना कि 7 होगा। लेकिन वाटर का नेचर जो है वो न्यूट्रल का न्यूट्रल बना रहेगा। कोई एसिड है तो उसका नेचर एसिडिक बना रहेगा, कोई बेस है तो उसका नेचर बेसिक बना रहेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे बात कर रहा है NaCl सोल्यूशन की। NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। तो NaCl भाई किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। इससे मिलके हमारा सॉल्ट बना हुआ है, HCl प्लस NaOH हमारा NaCl बना हुआ है उससे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब एक तरीके से पानी के समान ही सॉल्ट है, पानी की तरह ही सॉल्ट है। यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट का क्या मतलब है कि पीएच को ये चेंज नहीं करेगा, आपका न्यूट्रल पीएच जो है मेंटेन रखेगा, ना तो एसिडिक की तरफ जाएगा ना बेसिक की तरफ जाएगा। जो न्यूट्रल पीएच है वही पीएच मेंटेन होगी। अगर आप किसी एसिड में इसको डाल दोगे तो बिल्कुल पानी की तरह काम करेगा, यानी कि पीएच को कोई भी चेंज नहीं करेगा। एसिड का जो नेचर है एसिडिक, वही आपका फाइनल सोल्यूशन का ही नेचर होगा। खाली वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ना कि पीएच को चेंज करेगा। वॉल्यूम को बढ़ा के फर्दर H+ चेंज होगा तो पीएच चेंज हो सकता है, लेकिन अपने आप में कोई भी पीएच को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि खुद ये बाय डिफॉल्ट एक न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, मतलब pH = pKw/2 इसका अपना सोल्यूशन का pH होगा। ठीक है। अब 85 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें देखना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, यानी कि pKw क्या हो जाएगा आपका 14 से कम होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका pKw 14 था, और उससे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो pKw की वैल्यू कम होगी, हम देख चुके हैं। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी NaCl के सोल्यूशन के लिए, pKw/2 होगी, यानी कि pKw क्योंकि अगर 14 से कम है तो pKw/2 भी आपका 7 से कम होगा। तो pH आपका क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो अगर C ऑप्शन पे आपने ताला लगाया था तो आपका सही उत्तर है, वरना आपका उत्तर गलत हो गया। आप ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो देवी और सज्जनों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 cc of 0.1 normal HCl is added to 99 cc solution of NaCl. The pH of resulting solution will be, पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। 1 cc 0.1 नॉर्मल HCl आपने ऐड करा है 99 cc NaCl सोल्यूशन में, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका pH क्या होगा, A 7, B 3, C 4 या D 1। इस क्वेश्चन का कहीं कहीं आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आई होप आप सभी का ये उत्तर बनना चाहिए। डेढ़ मिनट हो गया आपके पास, 1 मिनट का समय बचा है। आपको बताना है 0.1 नॉर्मल HCl अगर आपने लिया है 1 cc और उसमें ऐड कर दिया है 99 cc NaCl सोल्यूशन, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका pH कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर जानते हैं। तो NaCl के बारे में मैंने अभी अभी आपको बात बताई कि NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, यानी कि न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट है, पानी की तरह बिहेव करेगा। मतलब
ये कोई भी पीएच को अपने आप में ऑल्टर नहीं करेगा, खाली वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो 0.1 नॉर्मल HCl अगर आपके पास था तो 99 ml पानी डालने पे जो इफेक्ट आएगा, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ml मिलीलीटर, एक ही बात है, एक सीसी या एक ml, बात एक ही है। तो 1 ml 0.1 नॉर्मल HCl में अगर आपने 99 ml चाहे पानी डाल दो चाहे 99 ml NaCl डाल दो, सेम इफेक्ट आएगा। तो अगर हम देखें H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, 0.1 नॉर्मल HCl था, यानी कि मोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी HCl की, 0.1 ही हो जाएगी, क्योंकि एन फैक्टर कितना है HCl का, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक HCl एक H प्लस ही दे सकता है। तो HCl का एन फैक्टर 1। तो अगर नॉर्मेलिटी 0.1 है तो 0.1 नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर 1 जो कि मोलैरिटी दे देगा, यानी कि 0.1 मोलर ही आपका HCl हो जाएगा। तो मोलैरिटी HCl की अगर 0.1 मोलर है तो HIN की मोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलर हो जाएगी, क्योंकि एक HCl एक H प्लस दे रहा है। तो 0.1 मोलर हो गई आपकी HCl में से मिलने वाले H प्लस की मोलैरिटी, और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 0.1 मोलर इंटू 1 ml, आपने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया तो आपको क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। अगर आप वॉल्यूम लीटर में लेते तो मोल्स मिलते हैं, यहाँ आपने वॉल्यूम 1 cc यानी कि 1 ml लिया है तो आपको मिले मिली मोल। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से क्या मिलते हैं, मोल्स मिलते हैं, मिली मोल्स मिलते हैं। वॉल्यूम ml में लिया है तो मिली मोल्स मिल गए, किसके, H प्लस के। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन H प्लस की निकालनी है तो मोल्स किसके लोगे, H प्लस के लोगे, अपॉन में वॉल्यूम किसका लोगे, पूरे के पूरे सोल्यूशन का लोगे। यही आपकी मोलैरिटी होती है। और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 cc प्लस 99 cc यानी कि 100 cc या फिर 100 ml। ठीक, मिली से मिली कट जाएगा, फाइनल आपका H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, यानी कि 10 की पावर -3 मोलर। और pH आपका कितना हो जाएगा, -log/10 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि pH आपका अल्टीमेटली 3 आ जाएगा, सिंपल। तो pH इसका कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे अगर आपने देवियों से जुनू ताला लगाया था तो ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10 ml of m/200 H2SO4 is mixed with 40 ml of m/200 H2SO4. The pH of the resulting solution is option A 1, option B 2, option C 2.3 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि 10 ml m/200 H2SO4 मिलाया गया 40 ml m/200 H2SO4 से, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका pH कितना होगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2.3 या ऑप्शन डी ऊपर में से कोई भी नहीं। मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन का एक क्वेश्चन है, बेसिक जो आता है इसका वो मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म में, सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म में भी आता है। यहाँ पे खाली pH एक एक्स्ट्रा निकालना होता है, बाकी जो बेसिक मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन है वो तो आपका मोल कंसेप्ट और लिक्विड सोल्यूशन नाम के चैप्टर में आता ही आता है। pH निकालना है आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन का। 1 मिनट का समय बचा है आपके पास। m/200 H2SO4 था, उसका 10 ml और 40 ml आपने मिक्स कर दिया, तो जो pH है रिजल्टेंट सोल्यूशन का वो कितना होगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 2.3 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो समय समाप्त होता है आपका। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो H प्लस की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, pH वह निकालना है रिजल्टेंट सोल्यूशन का, तो हमें H प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। H प्लस हमें किससे मिलेगा,
पहले वाले सोल्यूशन से भी मिलेगा, दूसरे वाले सोल्यूशन से भी मिलेगा। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या, मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ H प्लस हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल्स आएंगे, ठीक बात है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके हमने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लिए। और ईच H2SO4 2 H प्लस देता है तो इंटू 2 कर दिया, यानी कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर आप कह सकते हो, क्योंकि एन फैक्टर क्या है, H2SO4 का 2 है, यानी कि एक H2SO4 2 H प्लस देता है, तो इसीलिए हमने इंटू 2 कर दिया मोल्स ऑफ H प्लस निकालने के लिए, सिंपल, ठीक है। प्लस इससे आपने निकाले कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके आपने निकाले मिली मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो अगेन मिली मोल ही आएंगे, तो मिली मोल ऑफ H2SO4 आए, और एक H2SO4 2 H प्लस देता है तो इंटू 2 कर दिया आपने मिली मोल ऑफ H प्लस निकालने के लिए। तो आपका न्यूमरेटर में आ गए टोटल मिली मोल्स ऑफ H प्लस, अपॉन में आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करोगे, 10 ml प्लस 40 ml यानी कि टोटल 50 ml। अगेन मिली से मिली कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो H प्लस आपका कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, यानी कि 10⁻⁻2 मोलर। pH आपका फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 आप सब्सटीट्यूट करोगे और आपका pH अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। यानी कि अगर आपका ऑप्शन था बी, यानी कि अगर आपने ऑप्शन बी के ऊपर ताला लगाया था जिसका आंसर था 2, यानी कि आपने सही आंसर पे ताला लगाया था। आप खुश हो जाइए, आपका देवी और सज्जनों उत्तर सही हो गया है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देवी और सज्जनों ये रहा, इफ pKb for fluoride ion is 25 at 25 degrees Celsius is 10. The ionization constant of hydrofluoric acid in water at this temperature is option A 1.74 into 10 raised power minus 5, option B 3.52 into 10 raised power minus 3, option C 10 raised power minus 4 या option D 5.38 into 10 raised power minus 2। अगर pKb फ्लोराइड आयन का 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का पानी में इसी टेम्परेचर पे कितना होगा। पहला ऑप्शन है 1.74 इंटू 10⁻⁻5, दूसरा ऑप्शन है 3.52 इंटू 10⁻⁻3, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻4 और चौथा ऑप्शन है 5.38 इंटू 10⁻⁻2। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए पूछा क्या है, क्या निकालना है, तब आप आंसर पे बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। 1 मिनट का समय आपके पास बचा है। तो देवी और सज्जनों आपका समय यही समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आपसे पूछ रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन वाटर। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि HF को जब आप पानी में घोलेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, HF एक्वस फेज लिखना बहुत जरूरी है। रिवर्सिबली आयनाइज होगा किसमें, H प्लस एक्वस और फ्लोराइड आयन एक्वस में। आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे आप HF का, क्योंकि इस रिएक्शन में HF क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस रिएक्शन में HF अपना एसिडिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है बाय लूजिंग H प्लस। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो नो डाउट आयनाइजेशन कांस्टेंट भी होगा, लेकिन आयनाइजेशन कांस्टेंट जो इस रिएक्शन का होगा वो आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका हो आपका Ka के बराबर भी होगा, क्योंकि Ka उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को शो करे, और इस रिएक्शन में HF अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है बाय लूजिंग H प्लस।
तो किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि के जो एसिड का है और के बी जो बेस का है, इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें इसमें के डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि के ए ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय के बी ऑफ बेस इक्वल टू आपका के डब्ल्यू के बराबर ये होता है, यानी कि के ए इंटू के बी आपको के डब्ल्यू देता है फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसा नहीं कोई भी एसिड ले लिया कोई भी बेस ले लिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए। तो के ए अगर हम लें एच एफ का, तो के बी हम किसका लेंगे, एच एफ एक हमारा क्या है, एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एफ माइनस होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो के ए ऑफ एच एफ मल्टीप्लाई बाई के बी ऑफ एफ माइनस, ये किसके बराबर होगा, आपके के डब्ल्यू के। आपको के ए तो निकालना ही है क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो के ए आपको निकालना ही है। के बी आपको नहीं पता है देवी और सज्जनों, लेकिन पी के बी दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10, यानी कि पी के बी अगर आपको पता है 10 तो के बी हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10, और के डब्ल्यू क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो के डब्ल्यू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, यहाँ से के ए आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4, यानी कि के ए या फिर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस आपका कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4, यानी कि अगर देवी और सज्जनों आपने सी ऑप्शन पे ताला लगाया था तो मान्यवर ये आपका सही उत्तर है, आपने एक और प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि the pH of an aqueous solution of 1.0 molar solution of a weak monoprotic acid which is 1% ionized is option A 1, option B 2, option C 3 या option D 11। एक एक्वस सॉल्यूशन है वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, उस एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है और वो 1% आयनाइज कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उसकी पीएच कितनी होगी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 11। आपका सिंपल पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन जो टॉपिक होता है उसके अंदर वीक एसिड वाला जो सोल्यूशन होता है आपको डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है और आपको सिंपल पीएच निकालनी है। एक मिनट का समय आपके पास बचा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है। मैं ऐसे ही नहीं हर क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ, वाकई में आप जाके देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इनको ज़रूर ध्यान से कीजिए। जैसे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही माइंडसेट और अप्रोच, वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देवी और सज्जनों आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो कोई भी अगर वीक एसिड वाला सोल्यूशन है, सपोज हमारा सी मोलर एक्वस सोल्यूशन है वीक एसिड का, वीक एसिड हमारा एच ए और उसका के ए हमें दिया, ठीक है। तो अगर कोई वीक एसिड है एच ए ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन ही है, तो एच ए एक्वस आपका रिवर्सिबली टूटेगा, H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको आप Ka बोल दोगे, क्योंकि K उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। तो इनिशियल यानी कि T=0 टाइम पे आपका एसिड C मोलर था, H प्लस और A माइनस नहीं थे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो C में से कुछ X कंज्यूम हो जाएगा, एसिड पूरा कंज्यूम नहीं होगा ऑब्वियसली, कुछ बच जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं वीक एसिड है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा, सपोज x अमाउंट कंज्यूम हो गया तो H प्लस आपका x और A माइनस आपका x बन जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि C में से आपका कुछ C अल्फा एसिड कंज्यूम हो जाएगा और C माइनस C अल्फा आपका एसिड बच जाएगा, और C अल्फा और C अल्फा आपका H प्लस और A माइनस एक्वस
बन जाएंगे। यहाँ पे अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, लेकिन बेहतर टर्म है कि आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहा है, डिसोसिएट भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि आयंस में डिसोसिएट कर रहा है इसीलिए आप इसको डिसोसिएशन ना बोल के आयनाइजेशन बोलो तो थोड़ा बेहतर है। बाकी आप दोनों में से कुछ भी बोलो, फंडामेंटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व करने में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम के बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं हम देख चुके हैं, तो क्या बोल दोगे आप इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स बोल दोगे, या फिर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के ए। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और अल्फा और एक्स निकाल लो, ये तो आपका एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, या तो अल्फा निकाल दो या फिर एक्स निकाल दो, फिर अगर आपसे एच की कंसंट्रेशन पूछिए तो एच की कंसंट्रेशन निकाल दो, देन पीएच वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वाड्रेटिक लंबी हो जाती है तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपका अल्फ़ा 1 से बहुत छोटा है, यानी कि अल्फ़ा का एक हमने रेंज बना लिया है कि अगर अल्फ़ा 0.05 से छोटा है, तो अल्फ़ा अगर 0.05 से छोटा है तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो 1 माइनस अल्फ़ा आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 ही बचेगा। ठीक, तो अगर 1 माइनस अल्फ़ा को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से के ए को क्या लिख सकते हो, सी अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि अल्टीमेटली आपका अल्फ़ा कितना बच जाएगा, आपका रूट के ए बाय सी बच जाएगा। एच आई एन तो आपका सी अल्फा था ही, एच आई एन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, सी अल्फा आ रही थी, तो एच आई एन की कंसंट्रेशन अगर आपकी सी अल्फा और अल्फा की आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे रूट के ए बाय सी, तो एच आई एन की कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के ए सी हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ कब वैलिड है, जब आपका अल्फा बहुत छोटा है 1 से, यानी कि अल्फा 0.05 से छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अप्रोच समझ में आनी चाहिए। कोई भी वीक एसिड का क्वेश्चन है या सिमिलरली वीक बेस का क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वीक एसिड वाली बात ही देख रहे हैं। ठीक, तो जब भी आपको कोई भी वीक एसिड का क्वेश्चन मिलेगा, पीएच कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, एच प्लस निकालना पड़ेगा, या ए माइनस की कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा निकाल लोगे। कैसे, अंडर रूट के ए बाय सी से। अगर ये आपका अल्फा 0.05 से छोटा आएगा, अगर ये 0.05 से छोटा आया तो भाई आपका अल्फा सही आया है, मतलब जो आपने सोचा था अल्फा 0.05 से छोटा है, अप्रॉक्सीमेशन लगा के आपका अल्फा एकदम ठीक आया। तो अब आप फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हो, यानी कि अल्फा को अंडर रूट के बाय सी बोल सकते हो, और एच आई एन जो कि सी अल्फा तो होता ही है, उसको आप अंडर रूट के सी से एच आई एन की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका अल्फा 0.05 से बड़ा आया, तो आपका ये जो अल्फा आया ये गलत आया, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि आप ये वाले फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे, आपको यहाँ से ही लगाना पड़ेगा कि के ए को एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, या फिर के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। देन एच आई एन इक्वल टू सी अल्फा से आप एच आई एन की कंसंट्रेशन निकालोगे, देन आप पी एच कैलकुलेट करोगे। तो आपको अप्रोच समझ में आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि अल्फा अगर 0.05 के एकदम बराबर आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव बातें इस तरीके से नहीं होता है। तो हमने एक पैरामीटर बना लिया है, एग्जामिनर को भी पता है, वो ऐसा नहीं होगा कि अल्फा 0.05 ही आ जाए, और अगर एकदम ही 0.05 हो तो आप सेफ साइड पे रहने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, यही मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी इस तरीके से एग्जामिनर नहीं करता है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एसिड की कंसंट्रेशन हमें दी है 1 मोलर, यानी कि सी हमें कितना दिया है, 1 मोलर दिया है। मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब HA टाइप का ही है, मतलब ये एसिड जो है एक H+ ही दे सकता है, और 1% आयनाइज हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/100 हो गई, यानी कि 0.01 हो गई अल्फा की वैल्यू आपका, जो कि 0.01 है, यानी कि 0.05 से छोटा है, मतलब आपका अल्फा सही है। सही क्या है, अल्फा तो उसने दिया ही है। ठीक है, अल्फा आपका 0.01 है, हाँ तो हमने अंडर रूट के बाय सी से निकालना ही नहीं पड़ा है, अल्फा दिया ही था 0.01, तो अल्फा जो उसने दिया वो तो सही दिया है। ठीक है, तो 0.01 0.05 से छोटा है, तो अब आप बिंदास तरीके से क्या लगाओ, फॉर्मूले लगाओ, यानी कि एच आई इक्वल टू अंडर रूट के सी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एच आई एन आपका सी अल्फा तो होता ही होता है। ठीक है, एच आई एन आपका सी अल्फा होता है, और उसने हमें के ए नहीं दिया है, तो आप एच आई एन इक्वल टू सी अल्फा लगाओ। सी या उसने दिया आपको 1 मोलर, अल्फा आपका आया 0.01, यहाँ से एच आई एन आपका आएगा 10⁻² मोलर, और पी एच आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपका पी एच कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो अगर आपने
बी ऑप्शन पे ताला लगाया था, तो आपका ये उत्तर सही है। ये बात तो आपने सीखी, लेकिन एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, उत्तर तो आपका बहुत लोगों का बन गया होगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आप कब क्वाड्रेटिक लगाओगे और कब क्वाड्रेटिक नहीं लगाओगे, कब फॉर्मूले से काम चला लोगे। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो फॉर्मूले लग जाएंगे, लेकिन कुछ 5-10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगा। वहाँ मैक्सिमम बच्चे निपट जाएंगे, लेकिन आपको निपटना नहीं है, आपको वहाँ भी क्वेश्चन को एकदम फोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following solution will have pH close to 1? Option A, 100 ml of m by 100 HCl plus 100 ml of m by 10 NaOH. Option B, 55 ml of m by 10 HCl plus 45 ml of m by 10 NaOH. Option C, 10 ml of m by 10 HCl plus 90 ml of m by 10 NaOH. या ऑप्शन डी 75 ml of m by 5 HCl plus 25 ml of m by 5 NaOH। इनमें से किस सोल्यूशन का pH क्लोज टू 1 होगा, यानी कि pH अप्रॉक्सीमेटली किस सोल्यूशन का pH 1 होगा इन चारों सोल्यूशन में से। पहला ऑप्शन है आपके पास 100 ml आपने m by 100 HCl लिया और 100 ml m by 10 NaOH लिया, उन दोनों को मिला दिया। दूसरा ऑप्शन है 55 ml m by 10 HCl लिया और 45 ml m by 10 NaOH को मिला दिया। तीसरा ऑप्शन है 10 ml m by 10 HCl और 90 ml m by 10 NaOH को आपने मिला दिया। चौथा ऑप्शन है 75 ml m by 5 HCl और 25 ml m by 5 NaOH को आपने मिला दिया। आपके पास 1 मिनट का समय बचा है। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में उतना बड़ा नहीं है देवी और सज्जनों। रिएक्टिव मिक्सिंग का बहुत ही एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, मेरे को याद है जेई मेंस में भी पूछा गया है। नीट में जहाँ तक मेरे को ध्यान है 2019 या 20 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। मेंस में कई पेपर होते ही रहते हैं, तो रिएक्टिव मिक्सिंग का क्वेश्चन वहाँ भी कई बार पूछा ही गया है। और रिएक्टिव मिक्सिंग का क्वेश्चन जिस तरीके से बाकी लोग सॉल्व करते हैं और जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बहुत ही अलग है। चलिए आपका समय समाप्त होता है, तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि रिएक्टिव मिक्सिंग, भाई HCl लिया था हमने और NaOH लिया था। ठीक है, इनकी मिक्सिंग कराई थी चारों ही ऑप्शन में, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग है, तो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब रिएक्टिव मिक्सिंग है। हम इसको हमेशा नेट रिएक्शन से सॉल्व करते हैं, यही हम बाकी लोगों से एज ओवर ले जाते हैं। नेट रिएक्शन क्या है भाई, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस आपका वाटर देगा। ये हम नेट रिएक्शन है कि एसिड से H प्लस आएगा, बेस से OH माइनस आएगा, तो हम सीधा नेट रिएक्शन से ही जो ना सॉल्व कर दें, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। ठीक है, अब बेसिक सी बात है, अगर मोल्स ऑफ H प्लस बराबर होंगे मोल्स ऑफ OH माइनस के, तो कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं बनेगा, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। कैसे, क्योंकि H प्लस भी कंज्यूम हो जाएगा पूरा, OH माइनस भी कंज्यूम हो जाएगा पूरा, खाली वाटर बचेगा, और वाटर बचेगा तो वाटर तो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है ही है। ठीक है, और साथ ही सॉल्ट भी बनेगा, तो सॉल्ट भी आपका किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा, वो भी वाटर की तरह ही आपका न्यूट्रल सोल्यूशन ही बनाएगा, तो वो भी किसी pH में चेंज नहीं लाएगा। साथ ही साथ अगर आप मोल्स ऑफ H प्लस ज़्यादा होंगे मोल्स ऑफ OH माइनस से, तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो OH माइनस आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी कि H प्लस आपका एक्सेस में बचा रहेगा, और H प्लस अगर एक्सेस में बचा रहेगा तो ये एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वाटर और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइप का सॉल्ट है वो pH पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करेंगे। इसी तरीके से अगर OH माइनस के मोल ज़्यादा होंगे इनिशियली, तो H प्लस आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो OH माइनस बचा रह जाएगा, और वो सोल्यूशन के pH को बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग कराई गई हो, यानी कि रिएक्टिव मिक्सिंग का क्वेश्चन हो, तो या तो आपका अंत में H प्लस बचेगा या फिर OH माइनस बचेगा। अगर दोनों ही कंज्यूम हो गए तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है ही, pH आपका pKw/2 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो H प्लस अगर OH माइनस बच रहा है तो आपका कैसे निकालोगे उसे, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को। तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, यानी कि अगर H प्लस बचेगा यानी कि H प्लस ज़्यादा है, यानी कि अगर ये वाला केस है तो आप क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालोगे रिमेनिंग, और OH माइनस अगर ज़्यादा है मोल्स तो आप OH माइनस की रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालोगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप क्या लोगे, उनके मोल्स ले लोगे अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लोगे। भाई ऐसे ही तो करोगे, अगर ऊपर मोल्स लोगे तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेना पड़ेगा, अगर ऊपर मोल्स को आप की जगह आप मिली मोल्स ले लोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में ले लोगे। सिंपल बात है भाई, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो बेसिक से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूला हमें पता है, उसी से हम चीज़ों को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। नेट रिएक्शन हमारे पास है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स वाटर, ठीक है। वाटर के आगे आप एक्वस नहीं लगाओगे, वाटर के आगे आप लिक्विड ही लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि भाई वाटर तो आपका वाटर में ही है, तो ये तो प्योर लिक्विड ही है ना भाई। वाटर पानी में, पानी में क्या रहेगा, पानी ही रहेगा, तो वाटर तो आपका प्योर लिक्विड है, इसलिए वाटर के आगे आप L लिखोगे ना कि एक्वस लिखोगे। OH माइनस अगर आपने पानी में डिजोल्व करा तो OH माइनस एक्वस हो गया, H प्लस पानी में डिजोल्व हुआ तो H प्लस एक्वस बन गया। लेकिन वाटर में तो वाटर ही रहेगा, प्योर लिक्विड ही रहेगा, इसलिए उसके आगे हम एक्वस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले केस में आपका क्या है, पहले ऑप्शन में आपका है आपका मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ml में है तो मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो HCl के कितने मिलीमोल हो गए, 1 मिलीमोल हो गए। इधर से हमने NaOH के मिलीमोल निकाल लिए तो 10 मिलीमोल हो गए। अब यहाँ पे एक बात हमें देखने की है कि अगर OH माइनस के मोल्स ज़्यादा हैं तो आपका pH 1 के पास तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपको pH 1 करना है तो मोल्स ऑफ H प्लस आपके ज़्यादा होने चाहिए मोल्स ऑफ OH माइनस से। बिल्कुल मोल्स ऑफ H प्लस आपका मोल्स ऑफ OH माइनस से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आपको टेम्परेचर का कुछ नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट pKw को क्या 14 मान के चलेंगे, यानी कि pH अगर आपका 1 है, अगर pH आपका 1 है यानी कि 7 से कम pH क्या है, एसिडिक है, और एसिडिक होने के लिए आपका मोल्स ऑफ H प्लस ज़्यादा होने चाहिए OH माइनस से। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली दूसरे ऑप्शन में अगर हम मिलीमोल निकालें तो H प्लस के मिलीमोल कितने आ जाएंगे, आपके 5.5 मिलीमोल आ जाएंगे, और OH माइनस के कितने 4.5 मिलीमोल आ जाएंगे। यहाँ पे H प्लस के मिलीमोल ज़्यादा हैं, यानी कि इस केस में आपका pH 1 आ सकता है मे बी। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आपका H प्लस का 1 मिलीमोल है और OH माइनस के 9 मिलीमोल है। अगेन OH माइनस के मिलीमोल ज़्यादा है तो आपका अगेन इसका pH 7 से कम यानी कि 1 के आसपास आ ही नहीं सकता, 7 से ज़्यादा ही होगा इसका pH। डी ऑप्शन की बात करें तो HIN 15 मिलीमोल हो गया और OH माइनस 5 मिलीमोल हो गया। अगेन H प्लस के मोल्स ज़्यादा हैं, मतलब इसका pH 7 से कम है यानी कि 1 के आसपास आ सकता है। हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे। तो अगर हम देखें तो H प्लस ज़्यादा है यानी कि OH माइनस क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो H प्लस कितना बचेगा, 5.5 था, 4.5 कंज्यूम हो गया OH माइनस को कंज्यूम करने के लिए। तो OH माइनस के साथ 4.5 मिलीमोल कंज्यूम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5.5 माइनस 4.5 यानी कि 1 मिलीमोल H प्लस बचेगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप कर दोगे 55 ml प्लस 45 ml, तो कितना हो जाएगा आपका 100 ml हो जाएगा। मिली से मिली कट जाएगा, आपका HIN की फाइनल कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मोलर। pH आपका कितना आ गया, 2 आ गया। आपको तो pH 1 बताना है, तो अगेन ये आपका आंसर नहीं है। चौथे ऑप्शन अब देखो, तो चौथे ऑप्शन में HIN की कंसंट्रेशन निकालोगे तो 15 मिलीमोल HIN था और 5 मिलीमोल OH माइनस था। तो 5 मिलीमोल OH माइनस को कंज्यूम करने के चक्कर में 5 मिलीमोल H प्लस भी निपट जाएगा, बचेगा 10 मिलीमोल H प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 75 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 ml हो जाएगा। मिली से मिली अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन आपकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी H प्लस की, 10 की पावर माइनस 1 मोलर। तो यहाँ से आपका pH 1 आ जाएगा, यानी कि pH इक्वल टू 1 इस सोल्यूशन का हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो आपका ये उत्तर सही है। ऑप्शन डी अगर आपने लॉक करा था तो ये आपका उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A solution with pH 2.0 is more acidic than the one with pH 6.0 by a factor of option A 3, option B 4, option C 3000, option D 10,000। एक सल्यूशन है pH 2 का, वो कितना एसिडिक है उस सल्यूशन के कंपैरिजन में जिसका pH 6 है। ऑप्शन ए 3,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 10,000। तो बहुत ही छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा एक क्वेश्चन है जो कि गलत होने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा होगा तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को गलत कर दें। हो सकता है ना करें, लेकिन हो सकता है कर भी दें। तो ध्यान से कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्टी 45 सेकेंड्स का समय है आपके पास। तो देवी और सज्जनों, आपका समय समाप्त होता है। अगर आपने ऑप्शन ए पे ताला लगाया है तो मान्यवर ये गलत उत्तर है, ये सही नहीं है। आपने ऑप्शन ए पे ताला क्यों लगाया है? क्योंकि अगर pH 2 है और pH 6 है, 3 टाइम्स का pH का अंतर है, तो जो पहला सोल्यूशन है वो 3 टाइम्स मोर एसिडिक है। गलत सोच है, आपका ये उत्तर एकदम गलत है। अगर आपने ऑप्शन बी पे ताला लगाया तो मान्यवर अगेन आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। आपने क्या सोचा कि pH 6 है, pH 2 है, डिफरेंस कितना है 4 का है, तो बाय अ फैक्टर ऑफ 4 आपका ये मोर एसिडिक सोल्यूशन है। लेकिन अगेन ये अप्रोच आपकी गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो अगर डी पे आपने ताल लगाया तो आपका सही उत्तर है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आपको बताना है कि मोर एसिडिक या लेस एसिडिक की बात करी गई है तो आप पीएच से कंपेयर नहीं, आपको उसको एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि पीएच अगर 2 है सोल्यूशन का तो एच आयन पहले सोल्यूशन, अगर मैं ए सोल्यूशन बोल दूँ तो एच आयन ए सोल्यूशन का कितना है 10⁻⁻2 मोलर है, और पीएच 6 है तो एच आयन बी सोल्यूशन का कितना है 10⁻⁻6 मोलर है। तो एच आयन ऑफ ए सोल्यूशन अपॉन में एच आयन ऑफ बी सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 10⁻2 अपॉन 10⁻6, यानी कि 10⁻4 यानी कि 10,000 आ जाएगा। तो एच आयन से आप देखोगे यानी कि 10,000 टाइम्स पहला वाला सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू सेकेंड सोल्यूशन। तो जब भी आपको एसिडिक, मोर एसिडिक या लेस एसिडिक कंपेयर करना है, किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो हमेशा पीएच से नहीं, आपको एच आयन से कंपेयर करना होगा। तो देवियों और सज्जनों, इस खेल को आज हम यहीं पे रोकते हैं। आगे हम इस खेल को यहीं से चालू करेंगे। पहला पड़ाव चल रहा है, इसी को हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर दूसरा पड़ाव करते हुए हम 5वें पड़ाव तक जाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा और खेलते रहिए, देखते रहिए कौन बनेगा IITN। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।